नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर टॉपर्स टॉप चैनल पर। आज हम यहाँ अध्याय 6 करने जा रहे हैं जिसका नाम है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। हम पहले आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। आइए जानें सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में। संख्याओं का प्रयोग बच्चों आप काफ़ी समय पहले से मापन, लेन देन, हिसाब किताब, गिनने आदि में करते आ रहे हो। देखिए, आज हम यहाँ गणित के तौर पर देखें कि संख्याएं होती क्या है। वह अंक गणितीय मान जिसका प्रयोग गणना, मापन जैसी कामों के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि आपके पास कितने पेन हैं या आप 2 किलोग्राम चीनी लेकर आइए, तो आपको 2 या कितने पेन हैं इसका उत्तर देंगे आप कि मेरे पास 4 या 2 पेन है या 3 पेन है। तो 2, 3, 4 ये क्या है? ये 2 किलोग्राम चीनी लेकर आइए, तो 2 किलोग्राम, ये 2 क्या है? ये बच्चों ये सब संख्याएं हैं। आइए हम जानें संख्याओं के बारे में आगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनगिनत तक हो, ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों इसमें 0 नहीं आता इस संख्या समूह में, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं होता। इसीलिए 1 से शुरू होकर अनगिनत जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। आइए आगे बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लेने पर हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। यानी जहाँ प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनगिनत तक होती हैं, वहाँ पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनगिनत तक हो जाएंगी। इस तरह से हम पूर्ण संख्याएं उन संख्याओं को कहेंगे जो 0 से शुरू हों। परवर्ती संख्याएं यानी सक्सेसर। किसी भी प्राकृत संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए, यानी बच्चों प्रश्न में जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या में आपको जमा करना है 1, यानी +1 करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो उस पहली संख्या की सक्सेसर यानी परवर्ती संख्या होगी। इस तरह से बच्चों मैंने आपके लिए यहाँ पर एक उदाहरण रखा है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको प्रश्न पत्र में संख्या 4 दे दी गई है। ये संख्या 4 आप इस संख्या में जमा करेंगे 1 को, तो उससे एक नई संख्या आपको प्राप्त होगी। ये जो प्राप्त संख्या है, ये जो नई संख्या आपको प्राप्त हुई है, ये पिछली वाली संख्या का परवर्ती संख्या कहलाएगी। आइए अब बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में। तो पूर्ववर्ती संख्याएं किसी भी प्राकृत संख्या में यदि हम 1 घटा दें तो उससे प्राप्त संख्या, उससे जो पिछली वाली संख्या प्राप्त होगी घटा कर 1 करने के बाद, तो वो संख्या आपकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। मान लीजिए अगर आपको प्रश्न पत्र में 5 दिया गया है और पूछा जाए कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिखिए, तो आप उसमें घटा करेंगे 1 को। 1 घटा करने से आपको इससे पिछली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो पिछली वाली संख्या प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त संख्या आपकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स बच्चों शून्य सहित सभी धनात्मक, ऋणात्मक, जिसमें शून्य भी शामिल है। तो शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों तरह की संख्याएं यदि मिल जाएं तो ऐसी संख्या समूहों को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी बच्चों इसमें आपको माइनस यानी आपको ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक यानी प्लस की सभी संख्याएं और 0 सब इसमें शामिल होंगे।
तो आइए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर रखे हैं यहाँ पर। देखिए इसको एक बार कि 0 से ये सारी संख्याएं धनात्मक हैं और ये सारी संख्याएं ऋणात्मक हैं और इसमें 0 भी शामिल है। तो ये सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक कहलाई जाएंगी। आइए बच्चों, अब हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करें। धनात्मक पूर्णांक सभी प्राकृत संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों, प्राकृत संख्याएं हमने बात की थी 1 से लेकर अनगिनत तक। तो ये सारी संख्याएं हमारी जो 1 से और अनगिनत हमारी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी हमारी धनात्मक पूर्णांक हैं। इसके अंदर या तो बच्चों हमें धन का चिन्ह दिखाई देगा या फिर कोई भी चिन्ह इसमें दिखाई नहीं देगा, दोनों का मतलब आपका एक ही है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों का आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिए हैं। आप देखिए ये यहाँ पर मैंने बताया है कि इन संख्याओं के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा और इन संख्याओं के आगे जमा यानी धन का चिन्ह लगा है। दोनों का मतलब आपका एक ही है, ये दोनों धनात्मक ही हैं। इन दोनों को हम एक ही संख्याएं मानेंगे। आइए बच्चों, अब हम ऋणात्मक पूर्णांकों की बात करें। तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांकों की योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसके उल्टे चिन्ह वाली संख्याएं। यानी मान लीजिए अगर घटा 3 एक संख्या है तो उस घटा 3 की योज्य प्रतिलोम हमारा जमा 3 होगा, यानी हम चिन्हों को उल्टा कर देते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करें कि धनात्मक पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम यानी उल्टे चिन्ह वाली संख्या को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। मान लीजिए जमा का 3 है, उस जमा यानी धन के 3 को अगर हम घटा का 3 कहें तो ये उसका योज्य प्रतिलोम होगा और ये एक ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। इनके आगे बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांकों के आगे आपको हमेशा ये ऋण का यानी घटा का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे हमेशा ये घटा का चिन्ह लगा होगा। आइए बात करें अब हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन। संख्या रेखा एक सरल रेखा है जिसका प्रयोग हम पूर्णांकों यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के पूर्णांकों को दिखाने के लिए करते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपके सामने एक उदाहरण यहाँ पर लाई हूँ। इस उदाहरण में देखिए कि आपको यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई दे रहे होंगे और धनात्मक पूर्णांक दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका दायां भाग है और ये आपका बायां भाग है। 0 आपका बीच में है, ये ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद से जितने भी आपके पूर्णांक शुरू होते हैं वो सारे धनात्मक पूर्णांक होंगे और उसके पीछे जितने भी बाएं भाग में जो पूर्णांक दिखाई देंगे वो सारे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। इसमें 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि कैसे हम पता करें कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। ये एक नंबर लाइन मैंने आपके सामने रखी है। इस नंबर लाइन में 0 आपको मिडल में दिखाई यानी बीच में 0 दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये संख्याएं जितनी आगे जाएंगी वो आपके बढ़ती जाएंगी, यानी उनका मान उतना ही बड़ा होगा। और ये संख्याएं जितनी पीछे की तरफ जाएंगी यानी 0 से जितना दूरी पर ये ऋणात्मक संख्याएं जाती रहेंगी उतनी ये छोटी होती जाएंगी। मान लीजिए कि अगर घटा का 14 है और घटा का 1 है तो घटा का 1 हमेशा बड़ा होगा घटा के 14 से। इसी प्रकार हम पता करते हैं कि संख्याएं कौन सी छोटी हैं और कौन सी बड़ी हैं, क्योंकि 0 से उनकी दूरी जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी वो छोटी संख्या होती जाएगी।
आइए अब कुछ याद रखने योग्य बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 6.1 में ऋणात्मक पूर्णांकों और धनात्मक पूर्णांकों के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। जैसे हमेशा ऋणात्मक पूर्णांकों के आगे पीछे, बायां, कम, नीचे, हानि, घटना, बढ़ना। ये बढ़ना आपका हमेशा धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आएगा, इसलिए हम जहाँ पर बढ़ने की बात होगी उसका मतलब ये है कि वो धनात्मक संख्याओं की बात की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक संख्या, जहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांकों की बात की जाए वहाँ इन शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसके अलावा धनात्मक पूर्णांकों के लिए आगे, दायां, अधिक, ऊपर, लाभ, बढ़ना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मिलता है, जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि ये किस संख्या के बारे में बात की गई है। घटने के बारे में बात की गई है तो ये अवश्य ही एक ऋणात्मक संख्या होगी, और बढ़ने के बारे में बात की गई है तो वो अवश्य ही एक धनात्मक संख्या होगी। आइए इसके बाद बच्चों हम अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट लिखना है हमें। यहाँ अपोजिट मतलब उल्टा। उल्टे में सबसे पहले हमारा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ कि भार में वृद्धि हुई है, यानी वृद्धि का उल्टा क्या होगा बच्चों? वृद्धि का उल्टा होगा कमी। तो यहाँ भार में वृद्धि, तो इसका उल्टा होगा भार में कमी। दूसरे हम बी की तरफ चलें तो बी पर बात की गई है कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा का उल्टा क्या होगा? दक्षिण दिशा। तो उत्तर दिशा की बात यहाँ पर हम उत्तर की जगह दक्षिण दिशा करेंगे, यानी 30 किलोमीटर उत्तर दिशा तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। आइए हम सी प्रश्न की तरफ चलते हैं। 326 ईस्वी पूर्व हमारा होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात, यानी 326 ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले। अब हम बात करेंगे इसके उल्टे की, तो यहाँ पर हम ईस्वी रखेंगे। ईस्वी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात, ठीक है, तो इसे हम ईस्वी लिखेंगे। तो यहाँ पर 326 ईस्वी पूर्व, तो यहाँ 326 ईस्वी। आइए हम डी की तरफ चलें तो डी हमारा 700 रुपये की हानि का उल्टा बच्चों होता है लाभ। तो अगर यहाँ 700 रुपये की हानि हुई है तो हम लिखेंगे 700 रुपये का लाभ हुआ है। आगे ई की तरफ चलें तो ई प्रश्न में समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर की बात की गई है, यानी ऊपर की बात की गई है। ऊपर का उल्टा होगा नीचे, तो यहाँ हम 100 मीटर ऊपर की बात करेंगे तो 100, इसका उत्तर होगा 100 मीटर नीचे। तो अब एफ पार्ट देखें, 80 मीटर पूर्व, यानी 80 मीटर पूर्व दिशा की ओर। पूर्व का मतलब पूर्व का उल्टा होगा पश्चिम, तो अब 80 मीटर पूर्व तो 80 मीटर पश्चिम। इस तरह से बच्चों प्रश्न संख्या 1 यहाँ पूरी होती है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। चिन्ह मतलब यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की बात की गई है। कुछ बातें मैंने आपको बताई थी जिससे पता चलता है कि ये धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आइए एक बार ए पार्ट की तरफ हम यहाँ चलें। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई मतलब यहाँ ऊपर की बात की गई है। ऊपर की बात की गई है तो ऊपर हमेशा धनात्मक में आएगा, जबकि नीचे की बात अगर की जाए तो ये ऋणात्मक में आएगा। तो इसमें हमें 2000 मीटर ऊंचाई की बात कही गई है, तो धनात्मक 2000 यानी धनात्मक 2000 मीटर, ये आपका ए का उत्तर है। आइए बी की तरफ चलें
तो एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। देखिए बच्चों, समुद्र तल, ये आपका समुद्र तल है, इससे गहराई में चल रही है, यानी नीचे जा रही है। नीचे, अगर नीचे की बात की जा रही है यहाँ, तो जाहिर है 800 मीटर, ये हमारा ऋणात्मक 800 मीटर होगा। आइए हम सी की बात करें। खाते में 200 रुपये जमा करना। जमा करना यानी कुछ उसमें डाला गया है, निकाला नहीं गया है। यहाँ हमारा डालने पर यानी जमा करने पर जमा का साइन होगा यहाँ, तो हम इसमें लिखेंगे 200 रुपये जमा हुए हैं, तो जमा 200 रुपये। आगे हम यहाँ पर डी पार्ट की बात करें तो खाते में से 700 रुपये निकालना। यहाँ निकालने की बात की गई है। जहाँ निकालने की बात की जाए वहाँ अवश्य ही हमें ऋणात्मक चिन्ह लगाना होगा। तो आइए हम बात करें कि ऋणात्मक 700 रुपये निकाले गए हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 यहाँ हमारी समाप्त है। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए आपको कई यहाँ पर A, B, C, D और E करके संख्याएं दी गई हैं। इन सभी संख्याओं को आपको एक एक करके संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहले मैंने एक संख्या रेखा यहाँ बनाई है। देखिए बच्चों, 0 हमेशा यहाँ बीच में है। इसके दाईं ओर यहाँ सारी धनात्मक संख्याएं हैं और इस साइड हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं पहले A पार्ट में कि हमें धनात्मक 5 यानी हमारा 5 जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसे हम कहाँ पर संख्या रेखा में निरूपित करेंगे? धनात्मक संख्याएं, ये सारी संख्याएं हैं। तो इन सभी संख्याओं में हम देखें कि धनात्मक 5 यहाँ पर है, तो हमारा यहाँ पर हम 5 को निरूपित करेंगे। आइए अगले पार्ट की तरफ चलें। तो यहाँ हमें घटाकर 10 अंकित करना है। घटाकर 10 हमारी ऋणात्मक साइड में आएगा, यानी हमारी बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो यहाँ हम देखें कि ऋणात्मक साइड में कहाँ पर घटा 10 है, तो ये हमारा घटा 10 है। हमें संख्या रेखा पर यहाँ घटा 10 रखना होगा। आइए हम सी पार्ट की बात करें तो यहाँ जमा 8 रखना है। जमा 8 बच्चों, एक और संख्या रेखा मैंने यहाँ ली है। यहाँ हमें जमा 8 रखना है। यहाँ धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं यहाँ दाईं ओर और यहाँ ऋणात्मक संख्याएं बाईं ओर। तो बाईं ओर और दाईं ओर यहाँ हमें रखनी है ये। तो इसमें जमा 8 हमें कहाँ आएगा बच्चों? जी हाँ, धनात्मक की साइड यानी यहाँ, ये हमारा जमा 8 है। आइए हम बात करें अब घटा 1 की। घटा 1 बच्चों देखिए कहाँ पर है? 0 यहाँ पर है। इसके बाद ऋणात्मक संख्याएं यहाँ से शुरू होती हैं, तो यहाँ हमारा घटा 1 रखा गया है। आइए अब ई पार्ट की तरफ चलें। ई पार्ट में हमें घटा 6 रखना है। घटा 6 देखिए बच्चों कहाँ आएगा? घटा 6 हमारा यहाँ घटा, ये धनात्मक संख्याएं, घटा की यहाँ पर संख्याएं हैं, तो घटा 6 हमारा ये घटा 6 है। इस तरह से हम संख्या रेखा पर इन्हें निरूपित करेंगे। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 4, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, एक ऊर्ध्वाधर रेखा ये आपको साइड में मैंने यहाँ दी हुई है। ये आपकी एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसमें हमें अलग अलग अल्फ़ाबेट दिए हैं। बिंदु A, B, C और D और O दिया है। O बिंदु बच्चों यहाँ 0 है, 0 संख्या इसकी है। आगे हम इसमें देखें
कि इस साइड हमारे नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी और इस साइड हमारी धनात्मक संख्याएं आएंगी। तो देखिए बच्चों, अगर हम जमा 8 की बात करें तो ये 0 है, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका धनात्मक 8 है यानी बिंदु डी है। तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा, ये आपको पार्ट ए में पूछा गया है। यानी -8 हमें देखना होगा जो हमारी घटा की यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं उस साइड। ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये 0 है, यहाँ से 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये है घटा का 8 यानी हमारा एफ बिंदु। इसका आंसर होगा बच्चों एफ बिंदु। आइए बी की बात करें, क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। अब जी की बात करते हैं हम। जी देखिए बच्चों, ये एक बिंदु है, ये किस साइड है, ये आपको ऋणात्मक साइड दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक आपका बिंदु है। आइए हम सी पार्ट की तरफ चलें। बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक बताइए। देखिए बच्चों, संगत पूर्णांक मतलब जो बिंदु बी है उसके साथ में कौन सा पूर्णांक है और बिंदु ई है उसके साथ में कौन सा पूर्णांक यहाँ पर है। तो आइए हम बिंदु बी देखें पहले। बिंदु बी यहाँ पर है, ये बिंदु बी है, बिंदु 0 यहाँ पर है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारा धनात्मक 4 है बिंदु बी पर। और ई की बात करें तो यहाँ से हम ऋणात्मक की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमने घटा 8, यहाँ घटा 9 और ये घटा 10 यानी हमारा ई घटा 10 है और बी हमारा जमा 4 है। आइए हम बिंदु यहाँ पर पार्ट डी की बात करें तो इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। बच्चों, एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ये है कि घटा की संख्या यानी ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होती जाएंगी उतनी वो छोटी होती जाएंगी। मतलब अगर घटा का 15 अगर आपको दे दिया गया है और पूछा जाए कि घटा का 14 यहाँ दिया है, यानी ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, लेकिन इसमें से अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम यहाँ घटा 14 को बड़ी संख्या कहेंगे, ना कि घटा 15 को। एक तरह से और आप इसे याद रख सकते हैं कि जो संख्या 0 से जितना दूरी पर होगी वो उतनी छोटी होती जाएगी, यानी 0 से जिसका मान जितना कम होता जाएगा वो छोटी संख्या होती जाएगी। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे कम मान जो है किस बिंदु का है, तो आप देखेंगे घटा 10 यहाँ सबसे छोटा मान है, यानी बिंदु ई जो है हमारी सबसे छोटा बिंदु है यहाँ। आइए हम ई की बात करें तो सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। यानी हमारे जितने भी बिंदु इस संख्या रेखा पर दिए गए हैं उन सभी संख्या रेखाओं को हमें घटते क्रम में इन बिंदुओं को रखना है। बच्चों, आप जानते हैं कि घटते क्रम में रखने के लिए सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से हम संख्याओं को या बिंदुओं को रखते हुए चलेंगे। मैंने यहाँ कहा कि घटते हुए में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, तो सबसे बड़ा बिंदु यहाँ कौन सा है आप देखिए बच्चों। तो बिंदु डी का मान यहाँ जमा 8 है, तो बिंदु डी यहाँ सबसे बड़ा बिंदु है। बिंदु डी के बाद हम यहाँ घटते क्रम में इसको रखते जाएंगे। इसके बाद बिंदु सी, इसके बाद बिंदु बी, ए, ओ, फिर एच, फिर जी, फिर एफ और ई। इस तरह से हम यहाँ बिंदुओं को रखेंगे। ये आपका घटता हुआ क्रम है। प्रश्नावली 6.1 में हमने यहाँ प्रश्न 1 से 4 तक हल किए हैं। 5 से आगे के प्रश्नों को हम प्रश्नावली 6.1 के भाग 2 में हल करेंगे। आगे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाग 2 के लिए 2 के साथ आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।